बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फायदे के फंड में और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। दर्शकों, जब भी बात होती है कि लंबी अवधि में हम निवेश करें और हमें अच्छा रिटर्न भी मिले, तो कौन सा ऐसा जरिया हो सकता है? तो यहाँ जवाब मिलता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जिसे मानते हैं हम कि अगर लंबी अवधि में हम लगातार इसमें निवेशित रहे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकेगा। हालांकि इसमें थोड़े जोखिम तो होंगे ही क्योंकि ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये सिक्योरिटी भी देता है और आपको डिसिप्लिन भी रखता है। म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में हम अपने इस शो में आपसे बात करते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर बार एक नए मेहमान मौजूद रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल जैन, प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ नुवामा वेल्थ। चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका बिजतक पर। थैंक यू तन्वी जी फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। राहुल जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे क्योंकि बाजार करीबन 22,000 के करीब पहुंच चुका है, ऐसे में क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? मार्केट 22,000 पे पहुंच गया है, हाँ, और काफी ऑल टाइम हाई के आसपास भी है। हम्म। बट क्या सही समय इन्वेस्ट करने के लिए डिपेंड करता है कि आपका ऑलरेडी इक्विटी एलोकेशन क्या है। अगर ऑलरेडी आपका इक्विटी एक्सपोजर काफी ज्यादा है तो आप अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा तो एक्सपेंसिव है। बट अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत ही बुलिश दिख रहा है। आप 3-4 साल के नजरिए से देखें, और हम तो बोलते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको 3 या 4 साल के नजरिए से करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट। शॉर्ट टर्म में डिपेंड करता है कि आपका इक्विटी एलोकेशन किया। अगर आपका जीरो एलोकेशन तो 100% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पर आपका अगर ओवर कॉन्सेंट्रेट ऑलरेडी इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो फिर आपको वेट करना चाहिए और देन डिसाइड करना चाहिए आपको कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जी सर, म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत तरह के एवेन्यूज होते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निवेश करें तो करें कहाँ पे करें, किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, किन किन तरह के म्यूचुअल फंड्स को इनिशियली आप सजेस्ट करेंगे अगर कोई इनिशियल फेज में हो तो? मेरा मानना है, हाँ, म्यूचुअल फंड में कुछ 300 से ज्यादा स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की। अगर आप देखेंगे अभी मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड में अभी प्रॉब्लम ये है कि काफी सारी चीजें अवेलेबिलिटी है, काफी ऑप्शन अवेलेबल है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसके कारण बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप जब म्यूचुअल फंड का निवेश चालू करते हैं तो आपका स्टार्ट एसआईपी रूट से आपको करना चाहिए। हमेशा एसआईपी के तरीके से आप चालू कीजिए और वो वाले फंड्स पकड़िए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में कॉम्बिनेशन में, जिनका बहुत प्रीवियस अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और उनका ईवीएम साइज अच्छा है और फंड मैनेजर काफी माने हुए हैं। तो अगर आप ये तीनों चीजें देखेंगे तो आपको सिलेक्शन निकल जाएगा कि कौन से फंड में करना चाहिए और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आप अपना अप्रोप्रिएट कॉल ले सकते हैं। आप किसी वेल्थ मैनेजर को, एडवाइजर को भी की सलाह भी ले सकते हैं, बिकॉज काफी बड़ा स्पेस है म्यूचुअल फंड्स का और काफी स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो एक एडवाइजर आपको अच्छी तरह एडवाइस कर पाएगा। और कुछ कुछ जो क्लाइंट्स खुद करना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ वो जाके वेबसाइट और ऐप पे जाके समझ सकते हैं कौन सा लेना चाहिए, क्या कब लेना चाहिए, क्यों अभी लेना चाहिए, एंड फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सकते जी सर, जब एसेट एलोकेशन की बात आती है तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनके पोर्टफोलियो में किस किस तरह के एसेट्स को ऐड किया जाए। आपके हिसाब से अगर इस वक्त कोई अगर मान लीजिए 30 साल का कोई व्यक्ति है और उसके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है तो किन किन तरह की चीज़ों में उसे पैसे लगाने चाहिए? हैं। तो देखिए, एसेट एलोकेशन तो मोटा मोटी 3 चीजों से ही बनती है। एक तो आपका इक्विटी एलोकेशन, हम्म। दूसरा आपका डेट एलोकेशन, और तीसरा आपका गोल्ड का एलोकेशन। और उसको कितना आपका क्या एलोकेशन होना चाहिए वो भी इतना मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है अगर कोई समझना चाहे। तो जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया 30 साल का, तो 100 - 30, जो भी आपकी एज है उसको 100 से माइनस करिए, वो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो होना चाहिए। कुछ 5 से 10% के आसपास गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए, और तो बैलेंस बचा 20%। तो 70% इक्विटी, 20% डेट एंड 10% गोल्ड। तो ये आपका एसेट एलोकेशन हो गया। अब आप इस कैटेगरी के अंदर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं और उसके हिसाब से फिर अपना पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सपोज आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एसआईपी के रूप से आ सकते हैं। 7,000 रुपये इक्विटी एसआईपी में डालिए, 2,000 रुपये डेट फंड की एसआईपी भी कर सकते हैं, और 1,000 रुपये की गोल्ड फंड की एसआईपी भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका एक
प्रॉपर प्लान भी हो गया और आपका एसेट एलोकेशन भी हो गया। जी। सर, म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की और रिटर्न्स की बात आती है तो ये रहता है कि इसमें कम से कम 12% आपको रिटर्न तो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो टर्न ले रहा है और इस साल आम चुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है रिटर्न की अगर बात करें तो क्या रिटर्न इससे प्रभावित होगा? तो तन्वी, अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, हाँ, आपको लार्ज कैप वगैरह में देखा जाए तो 12% का रिटर्न बनता है। अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें और लार्ज कैप हम्म। अच्छे म्यूचुअल फंड को देखें तो उन्होंने 12% का नंबर आराम से पार किया है। अ, और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड बहुत ही सिमिलर है। रही बात की कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके कारण क्या उस रिटर्न में इम्पैक्ट आ सकता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एनीवेज एडवांस तो चलता ही है अपने थिंकिंग में, करेक्ट। और कहीं ना कहीं जो जी। फ्यूचर में होने वाला था उसको डिस्काउंट तो कर लेता है इफेक्टिवली। हम्म। अगर अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही डिफरेंट आएगा तो मार्केट के लिए शॉक हो सकता है। अदरवाइज इलेक्शन का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए मार्केट पे, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अब इलेक्शन के रिजल्ट तो कुछ आप देखेंगे तो सवा महीने ही दूर रह गए हैं इफेक्टिवली। जून 8 को रिजल्ट आ जाएगा। तो मार्केट अब मोटा माटी ये तो डिस्काउंट कर ही रहा है कि क्या रिजल्ट होगा, कैसा हम्म। होगा, क्या एक्सपेक्टेड है। अनटिल कुछ बहुत ही ऑपोजिट आए तो बात अलग है, अदरवाइज तो मार्केट वुड हैव डिस्काउंटेड दिस, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब इन्वेस्ट करने में और इलेक्शन के रिजल्ट से। जी। और बिल्कुल जब भी बात करते हैं एमएफ की तो बिल्कुल वो लंबे अवधि का निवेश है। अगर चुनाव के कारण ये प्रभावित भी होगा तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आप बने रहे, टिके रहें। चुनाव उसको वैसे प्रभावित आपका नहीं करने वाला है। सर, हम ये उसके समझना अलावा तन्वी, जी। मैं ऐड करना हम्म। चाहूंगा एक और पॉइंट हम्म। कि सिंस आप अगर एसआईपी रूट से जा रहे हैं तो जो भी गिरावट बीच में आती भी है वो तो हम्म। एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से आती है। बिकॉज उससे आपका एवरेज प्राइसिंग, आपका एवरेज कॉस्ट म्यूचुअल फंड के एनएवी का इंप्रूव हो जाता है। और आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और लॉन्ग टर्म हम्म। इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो ही करने वाला है। तो अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी भी आए जहाँ मार्केट गिर रहा है या थोड़ा नीजक रिएक्शन है तो वो तो यूज ही करना चाहिए बाइंग करने के लिए हमेशा। जी। सर, आपने फॉर्मूला तो बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति है तो एसेट एलोकेशन में एज के हिसाब से वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि किन किन एसेट्स में उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। हम ये भी समझना चाहेंगे अगर कोई स्पेसिफिक गोल किसी के दिमाग में हो कि मे बी अगर किसी को कार लेना हो या घर लेना हो और उस स्पेसिफिक गोल को लेकर वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा हो, तो क्या उससे भी कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला या कोई तरीका हो सकता है जिसको वो दिमाग में रखे? कितना लोन ले सकते हैं, कितने अमाउंट के साथ वो अपने एसआईपी की शुरुआत करें तो उनका जो गोल है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा? तो आप मान के चलिए, हम्म। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हम्म। महीने महीने के इफेक्टिवली, और 12% से अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है इफेक्टिवली, तो आपका पैसा मोटा माटी कुछ 5 से 6 साल के बीच में वो अमाउंट डबल हो जाता है। जी। तो अब जिस हिसाब से आपका गोल है उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं अमाउंट हम्म। अपने दिमाग में। इसमें बस ये मानना है कि आपका ग्रोथ रेट जो है वो 12 के आसपास, 10-12% के आसपास होगा। तो अगर आप सालाना लाख सवा लाख रुपए के आसपास एक्यूमुलेट कर रहे हैं और आपका कुछ 6-7 लाख रुपए का एक्यूमुलेशन है आने वाले नेक्स्ट 6-7 साल में, तो ऑब्वियसली वो 6-7 साल में कुछ 15-20 लाख रुपए के आसपास का अनुमानित अमाउंट हो जाएगा इफेक्टिवली, हम्म। बिकॉज ग्रोथ भी आएगा और डबल भी होगा। तो ऐसा एक कैलकुलेशन यूज करके आप डिसाइड तो कर सकते हैं क्या गोल है, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड में, बिकॉज आपको पता है कि क्या रिटर्न उसके उसमें निकलता है। तो ये तरीका है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है तो आप प्लान कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग घर लेने का प्लानिंग करते हैं, तो उसमें क्या सोचते हैं कि अभी मेरे पास कुछ है एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, और सपोज मेरे पास अभी 25 लाख रुपए हैं, और 5 साल बाद मुझे कुछ सपोज 2 करोड़ का घर लेना है, और उसका सपोज सैलरी 3 लाख रुपए का आपस मानिए। तो अगर आपको 3 करोड़ का घर लेना है तो आपको 75 लाख रुपए तो अपने भी डालने पड़ेंगे 25% के जी, आसपास, बिल्कुल। अगर आप बाकी हम्म। लोन भी ले रहे हैं। तो 25 लाख कैसे 75 लाख हो सकते हैं 5 से 6 साल में? उसके बारे में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के या दूसरे तरीके से सोचा जा सकता है। और फिर ऑब्वियसली उसके सामने सैलरी भी होनी चाहिए, बिकॉज आपको अगर 2.25 करोड़ रुपए का लोन चाहिए तो आपका महीने को 3.5-4 लाख रुपए का सैलरी भी होना चाहिए, तभी आपको वो लोन मिल पाएगा। तो ऐसे देखा जाए हम्म। तो प्लानिंग की जा सकती है फॉर श्योर।
जी। सर जब लोन इस तरह के कोई गोल्स दिमाग में रहते हैं तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट हो तो आप उस लमसम अमाउंट को यूज़ करने के बजाय आप ऐसा करें कि आप लोन ले लें और जो पैसे आपके पास है उसे आप लगा दें म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप को वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको उसके बीच में जो मार्जिन रहता है वो कम से कम आपके 3 से 4% का आपको मार्जिन मिल जाएगा और आपको फ़ायदा होने वाला है। क्या सर ये कंसेप्ट सही है? इस तरीके से कर सकते हैं? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम्म। मैं तो ऐसा बोलूंगा, बिकॉज अगर आप लोन ले रहे हैं और साथ में हम्म। इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करेक्ट, तो इक्विटी में रिस्क भी है। तो ऐसा हम्म। ना हो कि आपके पास एक तरफ से लोन भी खड़ा हो गया और साथ में आप पर नुकसान भी हो गया, तो आपका, जी। आपके लिए बड़ा डबल वैल्यू हो जाएगा। तो हम्म। अगर आप ऑब्वियसली रिस्क टेकर हैं, आपके जल्दी बिहेवियर में रिस्क है, तो आप सोच सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आपको ये पक्का चेक करना चाहिए कि आपकी कितनी इनकम है, आपकी कितनी नेटवर्थ है, उसके सामने कितना लोन ले रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत लोग जो नई जॉब चालू करते हैं उनकी स्टार्टिंग में कुछ खास नेटवर्थ नहीं होती, पर वो लोन लेके कर लेते हैं, करेक्ट। तो मैं उनको तो नहीं बोलूंगा कि आप और लोन ऐड कर लीजिए और जो बैलेंस जो आपके पास आपने जो एक्यूमुलेट किया उसको इक्विटी में डाल दीजिए, बिकॉज बहुत रिस्की हो जाएगा उसके लिए। जिसकी नेटवर्थ जी। अगर खाली 25-50 लाख रुपए की है और सपोज वो 1 करोड़ का लोन ले लेता है, तो बहुत ज्यादा लोन हो जाएगा। जी। तो ये आपको इस पे कंट्रोल करना या इस पे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल यहीं पे रोल आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का। वो आपको बेहतर सलाह दे पाएँगे। आपके गोल, आपके रिस्क एपेटाइट, साथ ही आपके पास कितने बैंक बैलेंस है, आप कितने डेट में हैं, वो सभी को वो इक्वेट करके आपको एक बेहतर सजेशन दे पाएँगे। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से आप राय ज़रूर लें। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। सर जो सेबी ने अभी हाल ही में मिड और स्मॉल कैप को लेकर स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि पहले जो हम देख रहे थे पिछले 1-2 सालों में ट्रेंड रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिला है, और मिड कैप ने भी उतना ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो क्या अगर सेबी के कहने के बाद लोग घबरा जाए, सोचे कि म्यूचुअल फंड में अगर वैसे स्मॉल और मिड कैप में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं खतरा हो सकता है? तो मैं ऐसा नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर देखिए आप हम्म। मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशन तो स्ट्रेच्ड है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो स्टॉक्स तो एक्सपेंसिव हैं। और सेबी ने भी अपने जो उन्होंने वो जो जो भी बात करी, उससे थोड़ा कॉशियस रहने को बोला है रिटेल इन्वेस्टर को। हम्म। पर इससे आपको घबराना चाहिए, मैं इसको फिर से अलग तरीके से लेता हूँ और बता रहा हूँ आपको। सपोज आपका अगर हम्म। पोर्टफोलियो 100 रुपए का है और आपके हिसाब से आपके पास 10 रुपए का स्मॉल कैप और 20 रुपए का मिड कैप का प्रपोर्शन होना चाहिए, 30 रुपए का उसमें स्मॉल कैप मिड कैप होना चाहिए था। पर सपोज अभी 70 रुपए हो गया, बिकॉज आपने भी पैसा डाला, प्रॉफिट भी हो गया है, तो आपको हम्म। पक्का कम करना चाहिए, वापस 30 रुपए पे लेके आना चाहिए। पर अगर आप अभी भी 15, 20, 25 रुपए पे हो, जो आपको चाहिए उसी नंबर पे आप हो, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा ही करेंगे, बिकॉज बहुत ही इकोनॉमिक ड्रिवन है। और आप देखेंगे नेक्स्ट 3 से 5 साल में इंडिया में इकोनॉमी का बहुत ही मैसिव ग्रोथ आने वाला है। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी हम्म। कंपनियां, वो ग्रो करने ही वाली इंडिया इफेक्टिवली। तो वो अच्छा करेंगी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, अभी महंगे, आंसर है महंगे। क्या करेक्शन आ सकती है? आंसर करेक्शन आ सकती है। तो इसके लिए आपको कॉशियस रहना चाहिए, बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। पर डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन है उसका, और फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए, कोई नी जग नहीं करना चाहिए। जी। जी, यहाँ पर सवाल यही आता है कि जब कोई न्यू इन्वेस्टर हो तो वो कैसे निवेश करे, कहाँ करे? अगर मिड स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो रिटर्न तो काफ़ी लुभावने लगते ही हैं, लेकिन उनको क्या आप कॉशन देना चाहेंगे? क्या स्ट्रैटेजी उन्हें बनानी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और किस तरह के फंड्स उन्हें यूज़ करने चाहिए? तो कोई भी नया इन्वेस्टर है तो मैं उसको सबसे पहले बोलूंगा एसेट एलोकेशन तो पक्का फॉलो करे। 100 - एज इज आपका इक्विटी एलोकेशन। कुछ 5%, 10% के आसपास आपको गोल्ड रखना चाहिए और बैलेंस डेट में डालना चाहिए। तो अब आपने अपना इक्विटी एलोकेशन अंडरस्टैंड कर लिया। अब आपका रिस्क के हिसाब से आप उसमें 50% लार्ज कैप कर सकते हैं, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप कर सकते हैं। तो 50, 25, 25, 100 हो गया आपका इक्विटी एलोकेशन। अब जी। इसमें मैंने पहले भी बोला आपको कि हर कैटेगरी में फंड्स ऑलरेडी कैटेगराइज्ड हैं। हर म्यूचुअल फंड कैटेगराइज करता है कि कौन सा लार्ज कैप फंड है, कौन सा मिड कैप फंड है, कौन सा स्मॉल कैप फंड है।
इसमें से आपको जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं लास्ट 3 साल के बेसिस पे, 5 साल के बेसिस पे, उनको लेना चाहिए। और जिसका फंड मैनेजर काफी क्रेडिबल है उसको पकड़ना चाहिए। तो आप ये दोनों चीज, पहले आप एसेट एलोकेशन कर लीजिए, फिर अपना अंदर का इक्विटी एलोकेशन का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का ब्रेकअप कर लीजिए, और फिर इसके नीचे जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं विद क्रेडिबल फंड मैनेजर, उनको सिलेक्शन लीजिए। तो आपका एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बन जाएगा एसेट एलोकेशन से। फिर डेट में आपको जो टॉप 2 3 डेट म्यूचुअल फंड है परफॉर्मेंस वाइज पे, उनको ले सकते हैं। और गोल्ड में तो आप कोई भी गोल्ड फंड ले सकते हैं, वो तो बिकॉज गोल्ड फंड में तो गोल्ड ही अंडरलाइंग रहता है, तो आप कुछ भी हम्म। लीजिए तो गोल्ड के मूवमेंट से डिपेंड करेगा। तो इसके थ्रू आपका पूरा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बन जाएगा। जी। साथ ही दो और इसके साथ सवाल आते हैं जब नए निवेशक होते हैं। एक तो कितने फंड्स को जैसे कि अभी हमने बात की, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने पे भी शुरुआती दौर में काफ़ी मुश्किल हो सकती है किसी भी इन्वेस्टर को। तो कितने फंड्स को मोटा मोटी रखना चाहिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो में, शुरुआती समय की अगर बात करें? शायद समय के साथ वो और समझने लगेंगे तो बेहतर तरीके से उसे डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, लेकिन शुरुआती अगर कहे शुरुआती समय में कितना करना चाहिए और कितने समय के लिए वो उन्हें टाइम होराइजन रखना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआती नहीं है, हर हम्म। इन्वेस्टर की जर्नी में बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए। हम्म। मुझे लगता है कि 8 से 10 फंड्स काफी हैं। उससे ज्यादा होंगे ना तो आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे उसको आप, और जब तक ट्रैक और मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो आप अ, बहुत सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक तो मेरा मानना ही है, तो 8 10 फंड होने चाहिए। शुरुआत में आप उसको 5 से चालू कर सकते हैं, और जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा सके तो 8 से 10 लेके जा सकते हैं। एक तो ये। सेकेंडली, आपने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितने साल का इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। कितने साल? जी। मेरे को लगता है कि लिक्विडिटी और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म ही करके सोचिए, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो हर साल 1 परसेंटेज बेसिस पॉइंट से ग्रो कर जाए। जैसे बहुत लोगों का हम्म। एक्सपेक्टेशन होता है कि 12% से ग्रो करे, तो 12% से ग्रो करे। तो मेरा मानना है कि आप अपना प्लानिंग ऐसे ही कीजिए कि अगर आपको बीच में कभी कैश चाहिए तो उस इन्वेस्टमेंट को उसके साथ टैग कर दीजिए, पर बाकी हम्म। रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो आप चलने दीजिए। चलने इसलिए दीजिए हम्म। क्योंकि अगर आपने सपोज बोला मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, अब मैंने उससे हम्म। रिडेम्पशन मार लिया, तो पैसा आएगा तो करेंगे क्या, वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो बार बार क्यों परेशानी लेने का, अगर आपका अच्छा फंड चल रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसको कंटिन्यू हम्म। करते रहिए। और अगर कुछ उसमें से बीच में पैसा चाहिए तो उतना पार्ट थोड़ा रिडीम कर लीजिए। तो इफेक्टिवली मैं बोलूंगा कि जब आप पोर्टफोलियो बनाओ तो लॉन्ग टर्म सोचो, और बीच में अगर हम्म। कभी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो उसका थोड़ा पार्ट रिडीम कर लीजिए। ऐसे सोच के हम्म। चलना चाहिए। तो बार बार री इन्वेस्टमेंट का सरदर्द नहीं है, और री इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी नहीं है। जैसे बहुत बार देखा गया है कि आपने रिडेम्पशन किया और आपने सोचा कि मैं अभी सोचता हूँ, और थोड़े दिन में करता हूँ 2 3 लोगों से बातचीत करके इन्वेस्टमेंट, तो कभी कभी खर्चा हो जाता है वो पैसा। सेकेंडली, हम्म। कभी कभी मार्केट भाग जाता है, तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं इफेक्टिवली अपने दिमाग में। तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है मेरे हिसाब से, वो करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म लेके चलिए, और जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं, जो भी आपकी नीड है उसके। जी, बिल्कुल। एसआईपी का मकसद यही है कि आपको वो डिसिप्लिन में रखे, और अगर वो एसआईपी में भी फिर से रीइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कहीं न कहीं डिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर उसमें फिर उन्हें मुश्किल हो सकती है। वो जो एक कॉर्पस अपने दिमाग में रखकर चल रहे होंगे बनाने के लिए, उसमें और टाइम लग सकता है। सर, एक थीमैटिक फंड्स को लेकर भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहेंगे। काफ़ी ट्रेंड में है और कई तरह के थीम्स काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगी, थीमैटिक फंड्स होते क्या हैं और इससे क्या फायदा हो सकता है? सो थीमेटिक फंड्स देखेंगे तभी तो होते हैं कि हम्म। किसी पर्टिकुलर थीम के को लेके कोई स्टॉक का बास्केट बनाया जाए। तो म्यूचुअल फंड जो है कुछ थीम के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रा एक थीम हो गई, आप हम्म। देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की एक थीम हो गई। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग के आजकल फंड्स निकल रहे हैं, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम खाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा डालेंगे इफेक्टिवली। हम्म। तो वैसी एक थीम होगी। तो थीमेटिक फंड्स में होता है क्या कि एक थीम होती है, जैसे मैंने आपको समझाया, और जिस इन्वेस्टर को उस थीम पे बहुत इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि ये थीम अच्छा करेगी आने वाले टाइम पे, आ, उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसको उस थीम में इस म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करने का तरीका है उसको इन्वेस्ट करने का। पर
क्या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा जवाब ये है कि थीमेटिक आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक हम्म। डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे किस थीम में इन्वेस्ट करना और किस थीम से एग्जिट करना है किस टाइम, करेक्ट? और ये भी क्वेश्चन है। बट जब आप म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी को डिसाइड करने दीजिए ना कि कौन से थीम में इन्वेस्ट करना है। तो मेरा मानना है कि आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जहां आप कोई भी थीम पे जो आपका फंड मैनेजर चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपकी सरदर्दी नहीं है कि इस थीम में अभी इन्वेस्ट किया अब एग्जिट करूं, तो वो काम ही नहीं है अपना। अगर वो है तो फिर मतलब देन इफ यू आर अ ट्रेंड इन्वेस्टर और ट्रेंड प्रोफेशनल देन यू कैन टेक दोस कॉल। अदरवाइज मैं तो हम्म। क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि थीम्स को नहीं देखना चाहिए, आपको ये फंड मैनेजर के पास छोड़ देना चाहिए उसके दिमाग में कि कौन सी थीम में कब इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ही इज द बेस्ट जस्ट टू डू इट। जी। जी, बिल्कुल ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल सही कहा कि फिर वैसे में उन्हें समझना पड़ेगा कि कौन से थीम्स बहुत अच्छा करने वाले हैं, फिर कब सही समय होगा उसमें एंटर करने का, कब सही समय होगा उससे एग्जिट लेने का। और जब वो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ही तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट करने की पोटेंशियल रख लेंगे। सर, यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड को लेकर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, 2-3 महीने की अगर बात करें तो गोल्ड तो बिल्कुल दिन पर दिन उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। करीबन कहें तो 72,000 प्रति 10 ग्राम इसका दाम हो चुका है। हालांकि 4-5 दिनों से इसमें थोड़ी सी हम बिकवाली देख रहे हैं, थोड़ा सा दबाव बना हुआ है इसके प्राइसेस में, लेकिन फिर भी ये जो सर्ज आया है वो रुक नहीं रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि किस तरीके से वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। हम अपने बहुत सारे वीडियोस भी इसमें बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट होता है, और इसमें जो अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है तो वो उससे प्रॉफिट कैसे मिल सकता है लोगों को? तो जैसे इंडिया जैसी कंट्री में तो लोग काफी गोल्ड बाय करते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो सबको गोल्ड बाय करने का काफी नीड होता है, पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ओनली ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने भी अब पहले अपने कॉन्वर्सेशन में काफी बार बोला कि हर ऐसा एलोकेशन में 5 से 10% गोल्ड होना चाहिए। ये मानना है कि जब कुछ काम नहीं करता तब गोल्ड काम करता है इफेक्टिवली, बिकॉज जब पूरे वर्ल्ड में रिस्क होता है, स्केयर होता है, तो गोल्ड भागता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी गोल्ड क्यों भागा? क्योंकि वो पूरा ईरान और इसराइल पे जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था इसलिए रिस्क लग रहा था, तो लोगों ने गोल्ड बाय करना शुरू किया इफेक्टिवली। तो एक पार्ट एसेट एलोकेशन का 5 से 10% गोल्ड फॉर श्योर होना चाहिए। और रादर देन आप फिजिकल गोल्ड इन्वेस्ट करें जिसको रखने की परेशानी, उसके लिए आपको लॉकर ढूंढना है, फिर लॉकर में गोल्ड को रखना है, फिर उसको बेचने की परेशानी, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ बहुत बेटर जरिया है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। पेपर लेस है, आपके डीमैट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स आ जाते हैं, और जब भी बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। आपको कैश आपके बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट से कैश चला जाएगा। एक तो बड़ा कन्वीनियंट है। सेकेंडली अंडरलाइन गोल्ड ही है, तो अगर गोल्ड 100 रुपये बढ़े 10% बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड एनएवी भी 10% बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिवली देखा तो रिप्लेसमेंट है फिजिकल गोल्ड का पेपरलेस गोल्ड में, मतलब नॉन फिजिकल वे में, और बहुत ही कन्वीनियंट है। मेरे हिसाब से तो हर एसेट एलोकेशन में 5 से 10% गोल्ड में होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में निवेश करना और ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में निवेश करने से बहुत कन्वीनियंट है। तो वो प्रॉब्लम्स नहीं है स्टोरेज की, सिक्योरिटी की, वापस सेल करने की, जिससे काफी कन्वीनियंस आती है। जी। सर, अंत में कुछ आप की पॉइंट्स बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो किन बातों का ख्याल रखें, किससे सावधानी रखना चाहिए, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उससे सावधानी बरतनी चाहिए? तो 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा मैं हम्म। तन्वी। एक तो ये है कि हर इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ही है। सेकेंडली जो भी म्यूचुअल फंड पे निवेश करे उसके बारे में अंडरस्टैंड कर ले कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, उनका क्रेडिबल फंड मैनेजर है कि नहीं है, क्रेडिबल फंड हम्म। मैनेजर कब से हैं, और कैसा उनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, वो सब सेकेंड ही है। थर्ड ये है कि अ, आप जब मार्केट बढ़ता है तो आप बहुत इक्विटी में मोमेंटम आता है, जब गिरता है तो सडनली पूरा डेट में चले जाते हैं। तो ऐसा ये साइकोलॉजी है। तो एसेट एलोकेशन वो आपको करने से रोकेगा, पर जो एसेट एलोकेशन की फिलॉसफी है उस रूल से कभी इधर उधर ना जाए, उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। तीसरी, और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपका हर महीने हर साल ग्रो करता जाएगा। क्योंकि जब अगर आपने रिडेम्पशन मारा तो उसको वापस कहाँ यूज करना है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
और मैं देखता हूँ मैक्सिमम कस्टमर जो ऐसा करते हैं उनको री इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहता ही रहता है। तो ये चार जी चीजें आदमी को दिमाग में रखना चाहिए वाइल ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी डाउट्स थे उसमें से बहुत सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे ज़रूर। आपने जो भी हमें गाइडेंस दी उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तन्वी फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। आई होप आपके इन्वेस्टर्स को और लिसनर्स को इससे काफी वैल्यू ऐड होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।